सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा सुप्रभात। मैं हिंदी अध्यापिका प्रतिभा। आज के पीरियड में हम जो हमारा कक्षा 10वीं हिंदी बी कोर्स का पाठ 7वां पतझर में टूटी पत्तियां, जिसके लेखक है रविंद्र केलेकर। इसके 2 पाठ हैं। सबसे पहले हम गिन्नी का सोना इसका विस्तार से विवरण देखेंगे। परंतु उसके पहले मैं जो लेखक है उन लेखक का मैं परिचय करना चाहती हूँ। आप परिचय सुन लीजिए कि ये जो रविंद्र केलेकर हैं, इनका जो जन्म है 1925 में कोकण में हुआ और इनकी मृत्यु 2010 में हुई। तो ये रविंद्र केलेकर, ये जो लेखक है, ये गांधीवादी चिंतक है, भी कोंकणी और मराठी के विख्यात लेखक और पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट जिसे आप कहते हैं। उनका जन्म जो यहाँ पर दिया है कि 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में हुआ है ना। और जब वे छात्र थे तभी से गोवा मुक्ति आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे। उन्होंने गांधीवादी चिंतन के अनुसार साहित्य सृजन किया है और इसीलिए उन्होंने ये जो गिन्नी का सोना, ये जो हमें पाठ पढ़ना है, ये गांधी जी के आदर्श के ऊपर ही लिखा है। इनकी जो बहुत सारी रचनाएं हैं, कोंकणी रचना, मराठी रचना है, हिंदी रचना है, लेकिन रविंद्र केलेकर पर गांधीवादी चिंतन शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने न केवल गांधीवादी विचारों को महत्व दिया है, अपितु उन्हीं की शैली को अपनाया है। उन्होंने गांधीवादी व्यवहारिक आदर्श की स्थापना की है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनजागरण की निरंतर आवश्यकता को रेखांकित किया है। और इसी के साथ जो हम अगले क्लिप में पढ़ेंगे कि ज़हन की देन पाठ के द्वारा उन्होंने अत्यधिक तृष्णा से बचने का संदेश भी दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो गिन्नी का सोना नामक पाठ है, तो इसका जो सार है, तो इसका सार किस प्रकार से है, ताकि मैं आपको पढ़ाते वक्त बता सकूं। सबसे पहले मैं इसका सार बता देती हूँ आपको। अभी आपको दिख रहा है? हाँ, अक्षर दिख रहे होंगे। तो गिन्नी का सोना ये एक वैचारिक निबंध है। इसमें आदर्श और व्यवहार के बीच संतुलन बिठाने की बात कही गई है। निबंध का जो सार यानी कथानक हम इस प्रकार से बता सकते हैं। ये संपूर्ण छोटा सा एक पेज है, उसके ऊपर इसका सार जो बताया गया है कि इसमें शुद्ध सोना और गिन्नी के सोने में अंतर क्या है, फ़र्क क्या है, ये बताया गया है। डिफरेंस क्या है कि शुद्ध सोना और गिन्नी के सोने में अंतर होता है। गिन्नी के सोने में तांबे की मिलावट होती है, मालूम है आपको, जिसको आप 22 कैरेट सोना कहते हैं, और इसलिए उसमें चमक और मजबूती अधिक होती है। और स्त्रियाँ इसी से गहने बनवाती है ना, 14 कैरेट 22 कैरेट वाले जो ज्वेलरी होती है वह। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने जैसे होते हैं। शुद्ध आदर्श शुद्ध सोना कैसा होता है? 24 कैरेट वाला होता है ना। और वो बिल्कुल कैसे होता है? सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। कुछ लोग उनमें व्यवहारिकता का तांबा मिलाकर चला देते हैं। ऐसे लोगों को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। परंतु जब चर्चा व्यवहार की होने लगती है तो आदर्श पीछे पीछे छूट जाते हैं। यानी कुछ लोग कैसे होते हैं कि बिल्कुल शुद्ध सोने की तरह होते हैं, परंतु उसमें क्या करते हैं, शुद्ध सोने के यानी इस व्यवहार में वो व्यवहारिकता मिला देते हैं, यानी तांबा मिला देते हैं। फिर उससे क्या होता है, मिलावट करने से क्या होता है कि वह बिल्कुल प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट हो जाते हैं, है ना। तो उसके साथ साथ फिर उनके जो आदर्श होते हैं वो आदर्श पीछे छूट जाते हैं और वो संपूर्ण रूप से व्यवहारवादी होते हैं। तो गांधी जी की जो व्यवहारिकता थी वो बिल्कुल अलग थी कि वो जानते थे, परंतु उन्होंने कभी अपने आदर्श को व्यवहारिकता के स्तर पर गिरने नहीं दिया। उन्होंने व्यवहार पर बल दिया और उसे आदर्श की तरह ऊपर उठाने का प्रयास किया। व्यवहारवादी लोग लाभ हानि का हिसाब लगाकर चलते हैं और अपनी ही उन्नति करते हैं, परंतु आदर्शवादी स्वयं ऊंचे उठकर औरों को भी ऊंचे उठाते हैं।
जैसे कि मालूम है स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी को केवल अकेले को आज़ादी चाहिए थी क्या? हाँ, उनका अकेला का कुछ इंडिविजुअल फ़ायदा था क्या उसमें? नहीं। तो आज़ादी के लिए उन्होंने सारी जनता को अपने साथ लिया था, यानी वो जनता का भला चाहते थे। ऐसे लोग आदर्शवादी लोग होते हैं। और जो केवल अपना भला चाहते हैं और दूसरों को साथ नहीं देते, वो व्यवहारवादी लोग होते। समाज में शाश्वत मूल्य केवल आदर्शवादियों के पास होता है और व्यवहारवादी तो समाज को नीचे ही गिराते। अर्थात यहाँ शॉर्टकट में बताया गया है कि ये जो गांधी जी थे वो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, लेकिन वो क्या करते थे, यानी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट यानी गांधी जी सोने में तांबा नहीं मिलाते थे। यानी अगर आदर्शों में व्यवहार मिला दिया तो क्या होता है कि आदर्श पीछे छूट जाते हैं और केवल इंसान कैसा हो जाता है, फॉर्मल हो जाता है, यानी व्यवहार ही आगे आते। तो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट यानी गांधी जी कैसे थे कि वो तांबे में सोना मिलाते थे। यानी जो व्यवहारवादी लोग थे उनमें आदर्श का भरना करते थे, आदर्श को भर देते थे, यानी व्यवहार उनके छूट जाते थे और वो इंसान आदर्शवादी बन जाता था। तो इसी प्रकार से ये जो पाठ का सार मैंने जो बिल्कुल संक्षेप में बताया वो हम शुरुआत से अभी पढ़ेंगे कि शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग है। मालूम है आपको शुद्ध सोना कैसा होता है? बिल्कुल 24 कैरेट वाला शुद्ध सोना होता है। और गिन्नी का सोना यानी उसमें तांबा मिलाया जाता है, वो 14 कैरेट या 22 कैरेट का होता है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है और इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती है ना। तो इस प्रकार से जो मिलावट का सोना होता है, यानी जो गिन्नी का सोना होता है, उसमें तांबा मिलाया जाता है। और तांबा कैसा, कॉपर कैसा होता है? बिल्कुल सख्त होता है ना, और वो चमकता भी है। तो उसी प्रकार से उसका गहना अगर बनाया जाए तो सख्त होता है और वह चमकता भी है और उससे अलग अलग डिज़ाइन बनाई जाती है और इसलिए वो आकर्षक आभूषण दिखता है। तो जो स्त्रियां होती है वो उस आकर्षकता की ओर खींची जाती है ना। यानी व्यवहारवादी लोग इस प्रकार के होते हैं, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। लेकिन शुद्ध सोना कैसा होता है? 24 कैरेट वाला बिल्कुल सॉफ्ट होता है ना, एकदम पीले रंग का दिखता है और वो कैसे फ्लेक्सिबल होता है, वो उसमें मजबूती नहीं होती है ना, वैसे बिल्कुल लचीला हो जाता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती है। और औरतें कौन से सोने के गहने बनवा लेती है? गिन्नी के सोने के, यानी मिलावट वाले सोने के। क्योंकि मिलावट वाला सोना कैसा होता है? बिल्कुल चमकदार होता है ना, और उससे आभूषण भी बनते हैं अलग अलग आकार के, अलग अलग डिज़ाइन के। तो औरतें इससे खींची जाती। फिर भी होता तो वह गिन्नी का ही सोना है ना। यानी ऐसा क्यों कहा गया है? अगर हम गिन्नी का सोना यानी 22 कैरेट का जो ज्वेलरी है वो ज्वेलरी और 24 कैरेट का ज्वेलरी, तो हम अगर मार्केट में 24 कैरेट का ज्वेलरी अगर बेचना चाहते हैं, अगर 50,000 सोना है, 50,000 तोला सोना है, तो वो 24 कैरेट का जो ज्वेलर है, यानी अगर अंगूठी होगी तो बिल्कुल 50,000 में जाएंगी। लेकिन वही अगर मिलावट के सोने की यानी डिज़ाइन वाली उसमें तांबा है तो फिर उसमें क्या होगा? पैसे काट छाट कर तुम्हारे हाथ में केवल 40 या 42 हज़ार आ सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में फ़र्क है ना। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं, राइट, है ना। यानी 24 कैरेट वाला जो सोना होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती। तो उसी प्रकार से यह बताया गया है कि आदर्श भी कैसे होते हैं, यानी आइडल कैसे होते हैं? बिल्कुल शुद्ध सोने जैसे होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती। यानी जो आदर्शवादी लोग होते हैं उनके विचार बिल्कुल शुद्ध होते हैं, उनके विचारों में बिल्कुल किसी भी प्रकार की यानी उनकी गंदे विचार नहीं होते, गलत विचार नहीं होते। चंद लोग उनमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं और चलाकर दिखाते हैं, तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते, बखान यानी डिस्क्रिप्शन, वर्णन करते। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लेखक ने बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस शुद्ध आदर्श में क्या करते हैं? व्यवहारिकता का तांबा मिला देते हैं।
यानी आदर्शों में वो क्या करते हैं कि जो बुराई होती है वो बुराई भर देते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि इंसान पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट होता है, यानी तांबे में यानी सोने में तांबा मिला देना, ये कहकर उनका बखान करते हैं। और उनको उन लोगों को क्या कहा जाता है, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। किनको, जो शुद्ध सोने में तांबा मिलाता है, यानी आदर्शों में जो वो क्या मिलाता है, व्यवहारिकता यानी बुरे विचार, है ना। तो इस प्रकार से अगर एक आध बच्चा आदर्श होता है और उस आदर्श बच्चे को अगर गलत बच्चे की संगत लग जाती है ना, अगर आदर्शवादी बच्चे को गलत बच्चे की संगत लग जाती है तो उसका आदर्श पीछे छूट जाता है, निकल जाता है, और वो बच्चा भी क्या होता है, गलत हो जाता है। और इसीलिए माँ बाप कहते हैं कि संगत करो तो अच्छी संगत करो, है ना। परंतु अगर कोई बच्चा अगर गलत होता है, बुरा होता है, और उसको अच्छे बच्चे की, आदर्शवादी बच्चे की संगत लग जाती है, तो वह अपने आप में से बुराइयां निकाल देता है, और वो आदर्शवादी बच्चा जो है उसके बराबर का, तो उसका आदर्श वो अपने जीवन में लाता है और वो आदर्शवादी बन जाता है ना। यानी इसमें आपकी कंसेप्ट अभी क्लियर हो चुकी होगी कि आदर्शवादी कौन होते हैं और व्यवहारिक कौन होते हैं। पर बात न भूले कि बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है ना। लेकिन आप ये बात भी मत भूलो कि हमेशा जो हमारा बाहरी जीवन होता है, उस बाहरी जीवन में कभी आदर्श नहीं चलते, बल्कि व्यवहारिकता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे जाने लगती है। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया, अगर कोई आदर्शवादी बच्चा है और उसके आदर्श में अगर कोई बुरे बच्चे की उसे संगत मिल जाती है तो वो उसका आदर्श निकल जाता है और वो भी क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि जो दीवार फिल्म थी, तो दीवार फिल्म में जो कैरेक्टर था अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन जी जो थे ना, तो वो बचपन में बहुत अच्छी पढ़ाई करने वाले थे। उनके पिताजी फैक्ट्री में अच्छा काम करते थे, लेकिन जब उनके पिताजी के ऊपर लांछन लगाया गया तो लांछन लगाने के बाद उन्होंने वो पता नहीं गायब हो गए। और ये जब स्कूल जाते थे तो इनके हाथों पर लिखा गया था कि मेरा बाप चोर है ना। यानी एक अच्छा बच्चा और उसको जो सामने वाले बुरे लोग हैं वो किस प्रकार से बिगाड़ रहे थे, तो वो देखकर मेरा बाप चोर है ये देखकर उन्हें बहुत खींच आती थी। और उन्होंने क्या किया, फिर धीरे धीरे उनको ऐसा बताया गया कि वो अपना आइडियलिस्ट छोड़कर वो प्रैक्टिकल बन गए। यानी धीरे धीरे वो क्या कर गए कि उन्होंने अपना आदर्श छोड़ दिया और बुरी संगत में वो लग गए। यानी उन्हें लगा कि दुनिया बहुत ख़राब है, तो ख़राब दुनिया को इसी प्रकार से हमें क्या करना है, हमें भी ख़राब बनना है और दुनिया को क्या करना है, सबक सिखाना है ना। तो इस प्रकार से वो अच्छा बच्चा क्या हो जाता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाता है, व्यवहारवादी हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक जो सूझबूझ है वो आगे आने लगती है। यानी उनके अंदर से आदर्श निकल जाते हैं। यानी जो आदर्शवादी होते हैं उसमें जो अगर व्यवहारिकता मिला देते हैं तो उनके आदर्श निकल जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, व्यवहारिक हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अभी हम आगे चलते हैं कि चंद लोग कहते हैं कि गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे और इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे न जाता, है ना। अभी ऐसा क्यों कहा गया है कि वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे न जाता। अर्थात ये जो छोटा सा जो पैराग्राफ दिया है कि यहाँ पर जो गांधी जी के बारे में कहा है कि हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो गांधी जी के नेतृत्व में अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने कभी आदर्श को व्यवहार में लाने के नाम पर गिराने की कोशिश नहीं की। उन्होंने मानव व्यवहार को आदर्श बनाने की कोशिश की। उन्होंने तो स्वयं कभी कोई स्वार्थ सिद्ध किया ही नहीं, दूसरों को इसके लिए प्रेरित किया। वह स्वयं सत्य और अहिंसा के पथ पर चले
और इसलिए उनके संपर्क में आए अन्य लोग भी सत्य और अहिंसा के पथ पर सत्याग्रह अपनाने को तैयार हो गए और इस विलक्षण आदर्शवाद से उन्होंने देशवासियों को अपने पीछे लगा लिया, है ना। तो ये हम इतिहास में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्श के स्तर पर चढ़ाते थे। यहाँ को अंडरलाइन कर दो कि गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्श के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे, है ना। और इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहता था। तो इस प्रकार से ये जो गांधी जी ने जो आज़ादी के संग्राम में जो हिस्सा लिया, तो वो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट, यानी वो आदर्श में तांबा मिलाना नहीं चाहते थे, बल्कि तांबे में आदर्श, है ना। यानी आदर्श में वे व्यवहार नहीं मिलाना चाहते थे, बल्कि वो व्यवहार में आदर्श मिलाना चाहते थे। यानी अर्थात वो सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाना चाहते थे, यानी इसीलिए उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहा था। और इसीलिए तो सारी जनता उनके पीछे भागी, और इसीलिए सोना हमेशा आगे ही आता रहता है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि गांधी जी कैसे इंसान थे? वो आदर्शों में व्यवहार नहीं मिलाना चाहते थे, बल्कि वो क्या करना चाहते थे कि गांधी जी का सूत्र क्या था, फॉर्मूला, व्यवहार प्लस आदर्श, है ना। व्यवहार प्लस आदर्श इक्वल आदर्श, यानी आदर्शवादी इंसान बन जाता था। यानी व्यवहारिक इंसान के साथ अगर आदर्शवादी इंसान मिल जाता है, तो ये व्यवहारिक इंसान भी कैसा बन जाता है, ये आदर्शवादी इंसान जैसा। और वो अपना व्यवहार क्या करता है, पीछे छोड़ देता है, यानी प्रैक्टिकली वो क्या करता है, खुद को बदल देता है ना। यानी वो सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाते थे, है ना। तांबे में सोना मिलाने से क्या होता है, ये जो मिलावट है, ये मिलावट दूर निकल जाती और केवल सोना ही सोना बचता। यानी मिलता क्या, इसलिए सोना ही हमेशा आगे रहता है, यानी मिलता क्या, सोना। तो इस प्रकार के गांधी जी थे। लेकिन अन्य लोग कैसे रहते हैं कि वह आदर्श में व्यवहार मिलाते हैं, है ना। ये गांधी जी ऐसे थे, लेकिन अन्य लोग क्या करते हैं, आदर्श में व्यवहार मिलाते हैं, और इससे वो पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल यानी इनफॉर्मल हो जाते हैं। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते, और व्यवहारवादी लोग हमेशा सतर्क रहते हैं, है ना। वो ऐसी ही कुछ चीज़ों को या बातों को अपनाते हैं जिसमें उनका लाभ हो और हानि उनकी बिल्कुल ना हो, नुकसान बिल्कुल ना हो, नुकसान दूसरे का हो। और इस प्रकार से वो हिसाब किताब लगाकर, यानी पूर्ण अकाउंट करके ही आगे का कदम उठाते हैं, भी जीवन में सफल होते हैं, है ना। ये व्यवहारवादी लोग सफल हो जाते हैं, पैसा भरपूर आ जाता है उनके पास, अन्यों से आगे भी जाते हैं। पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? परंतु इनको कौन पहचानता है, इनको कौन पहचानता है? ये तो बस अपने आप में अमीर हो जाते हैं और अपने घर के लिए ये क्या होते हैं, मर्यादित हो जाते हैं। परंतु खुद ऊपर चढ़े और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चले, यही महत्व की बात है। लेकिन जो इंसान स्वयं तो आगे जाता है परंतु अपने साथ साथ दूसरों को भी लेकर चलता है, तो ये बात बिल्कुल महत्वपूर्ण और निराली होती है। और ऐसा इंसान कैसा होता है, आदर्शवादी होता है। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्य जैसा कुछ है तो वो आदर्शवादी लोगों का ही दिया हो। यानी इस प्रकार से समाज के पास जो कुछ अच्छाई है, वो अच्छाई किसके ज़रिए उन्हें प्राप्त हुई है, आदर्शवादी लोगों के ज़रिए, है ना। तो हम कैसे ले सकते हैं इनके नाम, जैसे गांधी जी है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी है, ज्योतिबा फुले जी है ना। तो इन्होंने क्या किया है, हमेशा आदर्श को अपनाया है,
है ना। यानी बुरे लोगों को उन्होंने अच्छा बनाने की कोशिश की, यानी व्यवहार में उन्होंने हमेशा आदर्श मिलाया है ना। तो व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है, और जो बुरे लोग होते हैं, व्यवहारवादी, प्रैक्टिकल होते हैं, वो किसी का भला नहीं चाहते हैं, वो दूसरों का बुरा चाहते हैं, यानी वो समाज को गिराते हैं और स्वयं वो क्या करते हैं, आगे जाते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पहला पार्ट है हमने पढ़ लिया है। अभी हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। तो इसके हम प्रश्न उत्तर किस प्रकार से देख सकते हैं, चलिए अभी प्रश्न अभ्यास पेज नंबर 122। तो यहाँ पर बताया गया है कि शुद्ध सोना और गिन्नी के सोने का अलग क्यों होता है। आपको जैसे कि मालूम है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि शुद्ध सोना बिना किसी मिलावट के होता है और गिन्नी के सोने में तांबे की मिलावट होती है। गिन्नी सोना शुद्ध सोने से अधिक मजबूत और चमकदार होता है। बिल्कुल शुरुआत में ही दिया है ये, यानी आपको तो अभी ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं, इतना छोटा सा ये लेसन है ना। देखो यहाँ पर दिया, शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना, आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है, देखो यार फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, एक दो वाक्य में शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है और वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत होता है ना। तो इस प्रकार से हम ऐसे आंसर, इसके उत्तर जो है छांट सकते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट बिल्कुल छोटा सा भी। प्रैक्टिकल आइडियालिस्ट किसे कहते हैं, आपको जैसे कि मालूम है, प्रैक्टिकल आइडियालिस्ट किसे कहते हैं कि जो क्या मिलाते हैं, आदर्श में व्यवहार मिलाते हैं। आदर्श में व्यवहार अर्थात वो क्या करते हैं, सोने में तांबा मिलाते हैं, है ना, सोने में तांबा, यानी ये इसका फार्मूला है, इस क्वेश्चन का आंसर का फार्मूला ये है। तो हम किस प्रकार से आंसर दे सकते हैं कि प्रैक्टिकल आइडियालिस्ट उसे कहते हैं जो आदर्शों को व्यवहार में मिलाता है ना। आदर्शों में क्या मिलाता है, व्यवहार में लाता है, जो आदर्शों को जीने योग्य बनाता है ना। यानी आदर्शों को वो क्या करता है, जीने योग्य बनाता है। अभी देखो तीसरा, पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या है। पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या है, तो पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श है अपने सत्य, मूल्य या सिद्धांत पर अडिग रहना, व्यवहारवाद के नाम पर कोई समझौता न करना। यानी उसने अगर शुद्ध आदर्श अपना लिया है, वो आइडियलिस्ट है, तो उसने जो उसी पर उसने अडिग रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए, उसने व्यवहारवादी का नाम भी नहीं लेना चाहिए, है ना, और समझौता भी नहीं करना चाहिए। अभी अगला देखो, हाँ अभी देखो क का फर्स्ट वाला पार्ट फर्स्ट का है ना, क का पहला वाला, शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिक की तुलना तांबे से क्यों की गई है। जैसे कि स्पष्टीकरण वही बार बार आ रहा है कि शुद्ध आदर्श में किसी प्रकार का समझौता नहीं होता है, वो बिल्कुल शुद्ध होता है, वह पूर्णतः शुद्ध होता है और इसलिए उसे सोना कहा गया है, यानी आदर्श कहा गया है। और व्यवहारिकता के नाम पर आदर्शों से समझौता किया जाता है, उसमें खोट होती है, अंत उसे तांबा कहा जाता है। अभी हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक ख पर चलते हैं। ख का पहला देखो कि गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, उदाहरण सहित इस बात की पुष्टि कीजिए, क्योंकि वो आदर्शवादी थे, उनमें जरा भी मिलावट नहीं थी, है ना। वो आदर्श में व्यवहार नहीं बल्कि व्यवहार में आदर्श मिलाते थे, है ना। अगर आदर्श में व्यवहार मिलाए तो क्या होता है कि आदर्शवादी व्यक्ति आदर्श छोड़ देता है और पूरा व्यवहारवादी बन जाता है। इसलिए वे क्या चाहते थे, तांबे में सोना मिलाते थे, यानी व्यवहार में आदर्श मिलाते थे, यानी व्यवहारवादी व्यक्ति अपना व्यवहार छोड़कर, बुराई छोड़कर वो आदर्शवादी बन जाता था। तो हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, क्योंकि गांधी जी के नेतृत्व में अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने कभी आदर्श को व्यवहार में लाने के नाम पर गिराने की कोशिश नहीं की, है ना। आदर्श को उन्होंने कभी व्यवहार में नहीं डाला, उन्होंने मानव व्यवहार को आदर्श बनाने की कोशिश की। उन्होंने न तो स्वयं कभी कोई स्वार्थ सिद्ध किया, न ही दूसरों को इसके लिए प्रेरित किया। वे स्वयं सत्य और अहिंसा के पथ पर चले
और इसलिए उनके संपर्क में आए अन्य लोग भी सत्य और अहिंसा के पथ पर सत्याग्रह अपनाने को तैयार हो गए और इस विलक्षण आदर्शवाद से उन्होंने देशवासियों को अपने पीछे लगा लिया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि गांधी जी कैसे थे। तो अभी दूसरा वाला जो प्रश्न है, आपके विचार से कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हैं? वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि मेरे विचार में सत्य, अहिंसा, समता, विश्व बंधुता आदि मूल्य शाश्वत है, यानी क्वालिटीज़ बतानी है तुम्हें। वर्तमान समय में सत्य के बजाय असत्य का बोलबाला चलता है कि नहीं। अहिंसा की जगह हिंसा का दबदबा है, समता की जगह भेदभाव को तूल दी जाती है, आरक्षण और जातिवाद की भावनाएं प्रबल है, विश्व बंधुता की बजाय सारे संसार को अपनी मुट्ठी में कैद करने की क्षुद्र भावना प्रबल है। अतः आज सत्य, अहिंसा, समता और विश्व बंधुत्व की अधिक आवश्यकता है ताकि एक समरस और स्वस्थ समाज की स्थापना हो सके। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। ये तीसरा जो प्रश्न है कि अपने जीवन की किसी ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जब शुद्ध आदर्श से आपको हानि लाभ हुआ है या शुद्ध आदर्श में व्यवहारिकता का फूट देने से लाभ हुआ है। यानी आप आदर्शवादी हो, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट नहीं बल्कि आप आइडियलिस्ट हो और फिर भी आपका नुकसान भी हुआ है और आपका लाभ भी हुआ है। या आप शुद्ध आदर्श में आपने क्या व्यवहारिकता मिला दी है ना, तो इससे आपका लाभ हुआ है। तो ऐसा कुछ है क्या तुम्हारे यानी तुम्हारे जीवन में घटी घटना, तो आप अपने मन से इसको लिख सकते हैं। अभी शुद्ध आदर्श से आपको लाभ हानि हुई तो आप क्या बता सकते हैं कि मेरे जीवन का आदर्श है कि मैं कभी रिश्वत नहीं दिया करता, इसे मैं पाप समझता हूँ, इसलिए मैंने उस सरकारी कर्मचारी को रिश्वत नहीं दी जिसके हाथ में मुझे प्रमाण पत्र देना था। परिणाम यह हुआ कि प्रमाण पत्र के अभाव में मैं नौकरी के लिए आवेदन न कर सकी। मेरी सब सहेलियाँ 200-200 रुपये रिश्वत देकर नौकरी पर चली गई, अकेली मैं रह गई। मेरा नंबर 1 साल बाद आया, है ना। यानी वो रिश्वत देना नहीं चाहते थे, यानी शुद्ध आदर्श की वजह से उनका लाभ तो हो रहा था परंतु उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो उसकी वजह से उनकी हानि हुई। परंतु लाभ कब हुआ? बाद में हुआ, बाद में उनको नौकरी लगी। तो ऐसा हम कह सकते हैं, नहीं मुझे बाद में। तो दूसरा जो है शुद्ध आदर्श में व्यवहारिकता का फूट देने से लाभ हुआ है क्या, है ना। तो शुद्ध आदर्श में तुमने व्यवहारिकता मिला दी है तो उसमें तुम्हें लाभ हुआ क्या? तो तुम एक कहानी भी तुम बता सकते कि मेरा आदर्श है कि मैं कभी बच्चों को नकल नहीं करने देती, परंतु बच्चों को नकल करने की बुरी आदत है। बच्चे ही नहीं, उनके माता पिता, प्रियजन और मेरे साथी भी नकल कराने की सिफारिश करते। तब मैं एक काम करती हूँ, या तो कुशलतापूर्वक अपनी ड्यूटी नहीं लगवाती, ड्यूटी लग जाए तो मैं बच्चों के केस नहीं बनाती, है ना, परंतु नकल के लिए लाई गई पर्चियाँ फाड़कर फेंक देती हूँ और इससे नकल रोकने की बात भी रह जाती है और बच्चों का साल भी खराब नहीं होता, है ना। तो इस प्रकार से चीटिंग के बारे में भी आप लिख सकते कि बच्चे चीटिंग करते हैं तो मैं उनका केस नहीं बनाती, उन्हें निकालती नहीं, रिमार्क नहीं देती, बल्कि मैं क्या करती, उनसे चिट लेती और फाड़ कर फेंक देती, यानी बच्चे का नुकसान भी नहीं होता, उसका लाभ होता है। करेक्ट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि यहाँ पर शुद्ध सोने में आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है आपको, है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है चौथा कि शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संदर्भ में यह बात किस तरह झलकती है, स्पष्ट कीजिए। जैसे कि हमने पाठ द्वारा स्पष्टीकरण पढ़ा कि गांधी जी आदर्शवादी थे, वे अपने व्यवहार को आदर्श के समान ऊंचा बनाते थे। दूसरे शब्दों में वे तांबे में सोना मिलाते थे। वे अपने आदर्शों को व्यवहारिक बनाने के नाम पर उन्हें नीचे नहीं गिराते थे। दूसरे शब्दों में वे सोने में तांबा नहीं मिलाते थे, उनकी गति नीचे से ऊपर उठने की ओर थी, ऊपर से नीचे गिरने की ओर नहीं थी, है ना। जैसे कि फॉर्मूला जो मैंने बताया कि गांधी जी क्या करते थे कि आदर्श में व्यवहार नहीं मिलाते थे, बल्कि वो क्या करते थे, व्यवहार प्लस आदर्श, ये फार्मूला उनका था, है ना। और
वो क्या करते थे, तांबे में सोना मिलाते थे, सोने में तांबा नहीं, यानी तांबा प्लस सोना, यानी इससे क्या होता है, तांबा पूर्ण रूप से निकल जाता है और बचता है सोना। यानी व्यवहार में आदर्शवादी लोगों को मिला दिया तो व्यवहार बिल्कुल निकल जाता है और बचता है केवल आदर्श, यानी वो इंसान बिल्कुल आदर्शवादी बन जाता है। अब ये जो 5वां प्रश्न है, तो इसमें आपको अगर गिरगिट ये कहानी अगर पढ़ानी ही नहीं है, वो डिलीटेड है सिलेबस में से, तो ये प्रश्न पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। परंतु फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर बताया कि गिरगिट कहानी में आपने समाज में व्याप्त अवसरानुसार अपने व्यवहार को पल पल में बदल डालने की एक वानगी देखी। इस पाठ के अंश गिन्नी का सोना के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि आदर्शवादिता और व्यवहारिकता इनमें से जीवन में किसका महत्व है। यानी गिरगिट जो कहानी है इसमें ऐसा बताया गया है कि एक जो सिपाही होता है, अंग्रेज सिपाही, वो क्या करता है, बार बार अपना रंग बदलता है ना, यानी कभी ये कहेगा तो कभी वो कहेगा। तो इससे मिलते जुलते ये जो गिन्नी का सोना जो पाठ है, तो इस पाठ के संदर्भ में गिरगिट कहानी को लेकर इस पाठ के संदर्भ में गिन्नी का सोना के संदर्भ में ये जो क्वालिटी है आदर्शवादी और व्यवहारिकता, तो इनमें से जीवन में किसका महत्व है इस पाठ के जरिए गिरगिट को, तो जीवन में महत्व है आदर्शवाद का। हर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आदर्शों से डिगे बिना अपने व्यवहार को मधुर बनाने की चेष्टा करे। आवश्यकता पड़ने पर वो अपने व्यवहार को लचीला अवश्य बनाए, किंतु किसी भी सूरत में अपने आदर्शों को न छोड़े। ये बताया गया है यहाँ पर। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पर बताया गया है। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए, है ना। तो इसमें सबसे पहला है कि समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। हम किस प्रकार से इसका आशय स्पष्ट कर सकते हैं कि समाज में अहिंसा, सत्य, समानता, बंधुता, त्याग जैसे कुछ शाश्वत मूल्य अभी भी बचे हुए हैं। ये मूल्य आदर्शवादी लोगों के कारण बचे हुए हैं। इन्होंने अपने व्यवहार से अहिंसा, सत्य, समानता, बंधुता और त्याग का सौंदर्य पकड़ करके दिखाया है, तभी लोग आज भी इनका महत्व समझते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वालिटीज़ का हमें क्या करना है, स्पष्टीकरण करना है कि आदर्शवादी लोगों में क्या क्या क्वालिटीज़ रहती है, क्या रहती है उनमें, अहिंसा, सत्य, समानता, बंधुता, त्याग, है ना, ये उनके शाश्वत मूल्य यानी क्वालिटीज़ होती हैं। और ये किसके पास होती है, आदर्शवादी लोगों के पास। और ये मूल्य जिसके पास है वो आदर्शवादी लोग आज भी समाज में हमें देखने को मिलते हैं। अभी सेकंड वाला देखो कि जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियालिस्ट के जीवन में से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब आदर्श और व्यवहार में से लोग आदर्शों की बात करना भूल जाते हैं और व्यवहारिक होने को महत्व देने लगते हैं तो उनका व्यवहार धीरे धीरे पतन की ओर गिरने लगता है। समझौता की चर्चा अधिक होने लगती है, लोगों का ध्यान आदर्शों को छोड़ने की ओर लगा रहता है और इस प्रकार पतन के रास्ते खुले हो जाते हैं। यानी उसका बुरा ही बुरा होता है कि जो इंसान आदर्श में व्यवहार मिलाता है तो ऐसा इंसान पूरा व्यवहारवादी हो जाता है, क्योंकि उसका आदर्श छूट जाता है और वो पूरा व्यवहारवादी यानी बुरा बन जाता है। तो इस प्रकार से हम स्पष्टीकरण दे सकते हैं, है ना। अभी देखो भाषा अध्ययन का जो दूसरा प्रश्न है ना, लाभ हानि का विग्रह किस प्रकार होगा, है ना। तो ये आपको है समास में, परंतु यहाँ पर पढ़ाने के लिए है इसलिए मैं ये पढ़ा दूंगी और जब मैं व्याकरण का वो पाठ पढ़ाऊंगी तब भी आपको रिपीट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास क्यों है, क्योंकि द्वंद्व समास की डेफिनेशन यानी संकल्पना, व्याख्या देखना आपको, परिभाषा देखना आपको आवश्यक है कि इस द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना। दोनों पद यानी ये पूर्व पद होता है और ये उत्तर पद होता है, यानी ये फर्स्ट पद होता है, ये सेकंड पद होता है, पहला पद दूसरा पद। तो द्वंद्व समास में ये दोनों पद क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं और इसको जोड़ने वाला योजक शब्द होता है ना। इसको जोड़ने वाला योजक शब्द होता है और जब वो योजक शब्द निकल जाता है
तो यहाँ पर योजक चिन्ह लगाया जाता है, ऐसा डैश हाइफन जैसा, है ना। तो अभी देखो योजक शब्द कौन से होते हैं, कंजक्शन जिसे आप कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, कंजक्शन। तो इसमें योजक शब्द केवल तथा, किंतु, परंतु, और, है ना। तो देखो माता पिता, तो हम क्या कैसे करेंगे इसको, ये हाइफन को मिटा देंगे और योजक शब्द बीच में, क्योंकि ये द्वंद्व समास है, इसमें माता भी महत्वपूर्ण है और पिता भी। हम ऐसा कहते हैं क्या, नहीं भाई माता जी खाना पकाती है, हमको खिलाती है, प्यार लाड़ प्यार करती है, माता बहुत महत्वपूर्ण होती है, पिताजी तो बस डांटते रहते हैं और मारते रहते हैं, पिताजी कुछ काम के नहीं, ऐसा कहेंगे क्या हम, नहीं। ये दोनों शब्द हमें महत्वपूर्ण लग रहे हैं, है ना। तो इसको, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास में बीच में क्या आता है, योजक शब्द। तो योजक शब्द कौन सा होता है, माता, और ये देखो ये योजक शब्द आया, पिता। और जब हम समस्त पद बनाते हैं, यानी समस्त पद बनाते हैं, तो ये योजक शब्द क्या होता है, निकल जाता है और बीच में हाइफन लगता है, इस प्रकार से। अभी पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, रात दिन, रात और दिन, अन्न जल, अन्न और जल, घर बाहर, घर और बाहर, देश विदेश, देश और विदेश। तो इस प्रकार से सिर्फ अपनी परिभाषा याद होनी चाहिए, डेफिनेशन, तो हम किसी भी समास को पहचान सकते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, है ना, और उसका समास विग्रह करते वक्त उसमें योजक शब्द लगता है, और जैसा योजक शब्द लगता है, तब यह द्वंद्व समास कहलाता है। Isn't it? अभी हम चलते हैं आगे। अभी देखो प्रश्न 8वां। अभी देखो प्रश्न 8वां हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। अभी देखो यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदल कर लिखिए, है ना। तो अभी संयुक्त वाक्य की व्याख्या देखना आवश्यक है ना। तो कंपाउंड सेंटेंस जिसे आप कहते हैं, तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, एक से अधिक सरल वाक्य होते हैं या उपवाक्य होते हैं, और उसको, उन वाक्य को जोड़ने का कार्य योजक शब्द कंजक्शन करते हैं। और वो कंजक्शन कौन से होते हैं, और, तथा, किंतु, परंतु, है ना, इस प्रकार के योजक शब्द होते हैं। अभी यहाँ पर दिया है 2 स्वतंत्र वाक्य दिए हैं और उनको हमें योजक शब्द से क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो अंगीठी सुलगाई, ये स्वतंत्र वाक्य है ना, उस पर चायदानी रखी, ये दूसरा स्वतंत्र वाक्य। यानी मैंने जैसे बताया कि जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य या सरल वाक्य होते हैं और उनको जोड़ने का कार्य योजक शब्द यानी कंजक्शन करते हैं, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे अंगीठी सुलगाई और उस पर चायदानी रखी, तो यहाँ पर ये जो फुल स्टॉप था, ये फुल स्टॉप निकल जाएगा और आएगा, है ना। नेक्स्ट देखो, चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी। तो चाय तैयार हुई और उसने वह प्यालों में भरी। उसके बाद बगल के कमरे से जाकर कुछ बर्तन ले आया और तौलियों से बर्तन साफ किए, है ना। देखो ये और कंजक्शन उसके बीच में लग गया। अभी हम देखते हैं 6वां प्रश्न, जो कि नीचे दिए गए वाक्यों से मिश्र वाक्य बनाइए, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, फिर अभी मिश्र वाक्य की संकल्पना देखनी पड़ेगी, यानी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, अर्थात परिभाषा देखनी पड़ेगी। तो मिश्र वाक्य के हम, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हम परिभाषा कैसे देखेंगे कि मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य एक या अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। ये उपवाक्य परस्पर व्यधिकरण योजक जैसे कि यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं, है ना। यानी सिंपल भाषा में मैं बताऊँ आपको कि
मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं। एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं और केवल एक ही क्या होता है, मेन क्लॉज होता है, प्रधान वाक्य होता है ना। और वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, आधारित होते हैं, निर्धारित होते हैं, यानी एक दूसरे का सपोर्ट लेते हैं वो। और वो सपोर्ट लेने वाले शब्द कौन से होते हैं, जैसे कि यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, इसलिए, यानी इन योजकों से वो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अभी नीचे के मिश्र वाक्य देखिए आप इस प्रकार से कि देखो यहाँ पर चाय पीने की यह एक विधि है ना। जापान में उसे चानोयू कहते हैं, है ना। चाय पीने की एक विधि है, जापान में उसे क्या कहते हैं, चानोयू कहते हैं। तो अभी इसमें आश्रित वाक्य हम कैसे पहचानेंगे, है ना, कि भाई ये आश्रित वाक्य है और इसमें मेन क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, ये मिश्र वाक्य में हमें कैसे पहचानना है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो बताया गया है कि चाय पीने की यह एक विधि है, जापान में उसे चानोयू कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर चाय पीने की एक विधि है, ये क्या है, मेन क्लॉज है ना। और जापान में उसे चानोयू कहते हैं, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे पहचान सकते हैं हम, कि जिस वाक्य के पहले जैसे तब, क्योंकि, चूंकि, इसलिए ये शब्द आते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो ये आश्रित यानी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। फॉर द एग्जाम्पल, चाय पीने की यह एक विधि है जिसे जापान में चानोयू कहते हैं, है ना। जिसे जापान में चानो, ये उसे ये कट हो जाएगा यहाँ, और जिसे लग गया यानी ये क्या है, यहाँ से जिसे लग गया यानी ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि जिसे से शुरुआत हुई। उसके बाद हम देख सकते हैं कि बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन था, है ना, एक वाक्य, उसमें पानी भरा हुआ था। तो हम कैसे कहेंगे कि कौन सा वाक्य क्या है ना। तो बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन था, ये मेन क्लॉज है, और इसको जोड़ने का योजक शब्द क्या है कि जिसमें पानी भरा हुआ था, जिसमें पानी, तो जिसमें यहाँ पर लगता है ना, तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। उस प्रकार से हम नेक्स्ट वाला देख सकते हैं कि चाय तैयार हुई, उसने वह प्याले में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए, है ना। तो इस प्रकार से हम कैसे कहेंगे, तो ये जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और बाकी के क्या है, मेन क्लॉज है, ये बाकी का मेन क्लॉज। यानी चाय जैसे ही तैयार हुई, चाय जैसे ही चाय तैयार हुई, उसने वह प्याली में भरकर हमारे सामने रखी, है ना, हमारे सामने रखी। तो इस प्रकार से आप मिश्र वाक्य को बना सकते हैं। यहाँ हमारा व्याकरण का अध्याय भी समाप्त हो गया, है ना।